इस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों में दखल अंदाजी कैसे नहीं करेगा जब तक पूरी तरह से एविडेंस ना हो। एविडेंस तो जेपीसी द्वारा होगी। अब ये और डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, उसके 3 सेशन होते हैं और उसमें भी बहुत सारी डिस्ट्रप्शन होती हैं। जैसे आपका बजट सेशन है, आपका मानसून सेशन है, विंटर सेशन है। बट उन 60 या 70 80 डेज़ के अलावा पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि काम नहीं करती है। पार्लियामेंट काम करती है थ्रू इट्स पार्लियामेंट्री कमेटीज़, तो पीसीज के थ्रू काम करती है। अब उसमें बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं, तो उसके लिए मेरा एक अलग से लेक्चर आएगा। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात करते हैं, क्योंकि जेपीसी जैसे अभी रेफाल का जो मामला उठा था, तो रेफाल जो आपके फाइटर जेट हैं उनकी परचेजिंग पे जो आपके करप्शन के चार्जेस लगाए थे कांग्रेस ने बीजेपी पार्टी पर, तो उसके बारे में फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो जेपीसी की डिमांड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, एज इट्स नेम सजेस्ट इटसेल्फ, कि दोनों हाउसेज़ के मेंबर्स होते हैं, वो किस रेशियोज में होते हैं, जेपीसी किस लिए ज़रूरी है, जो बाकी की जो कमेटीज़ हैं क्या उनसे काम नहीं चल सकता, जेपीसी की डिमांड ही अपोजिट पार्टी अपोजिशन वाले क्यों करते हैं, और कितनी बार जेपीसी आज तक बन चुकी है सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं इन पर हम डिस्कस करेंगे, और आई होप आपको ये भी समझ में आएगा कि पार्लियामेंट्री जो फंक्शन है किस तरीके से होता है, और जो हमारे तीनों विंग्स हैं, जो डॉक्ट्रिन सेपरेशन ऑफ पावर है, किस तरीके से एक दूसरे चेक एंड बैलेंस रखते हैं। आपके एक साइड तो एग्जीक्यूटिव्स हैं जो आपके थ्रू मिनिस्ट्रीज़ काम करते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट है थ्रू इट्स कमेटीज जो चेक एंड बैलेंस रखती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये आई हैव फ्रेम्ड 3 क्वेश्चंस। हम ये तीनों क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करें। डिस्कस द जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज ए टूल इन द हैंड्स ऑफ द अपोजिट पार्टीज टू चेक एंड बैलेंस इरेगुलरिटीज ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो अपोजिशन पार्टीज है वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू उनको मौका मिलता है उन चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए जो रूलिंग गवर्नमेंट कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि चेक एंड बैलेंस भी रहता है। तो इसके ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं ये आप लिखेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी आपस में शेयर कर सकें, एक दूसरे से आइडिया निकल सके। सेकंड क्वेश्चन, द क्रिटिकल एनालिसिस द वेटेज ऑफ द ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, द रिपोर्ट्स ऑफ द जेपीसी इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैन दिस रिपोर्ट बी बेस्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो जेपीसी रिपोर्ट्स आती हैं तो क्या उस रिपोर्ट्स के बेस पे एफआईआर लॉन्च की जा सकती है, या उसके बेस पे जो कोर्ट ऑफ लॉ में क्रिमिनल जो एक्शन है दैट कैन बी इनिशिएटेड और नॉट। तो इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं, क्या लॉ पोजीशन है, प्लीज़ उसको लिखें। वेदर द टाइम हैज़ कम फॉर द मैंडेटरी एक्सेप्टेंस ऑफ जेपीसी रिपोर्ट फॉर द गवर्नमेंट एनालिसिस इट। देखिए, आपकी जो जेपीसी है, दूसरी जो जितनी भी कमेटीज़ हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं आपकी, इनके जो रिपोर्टिंग होती है वो सिर्फ रिकमेंडेटरी होती है, गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट की सुटेबल कि उनको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो तीनों क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं और आप लोगों को आई होप अगर आप लोग ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से ट्राई करते हैं तो आपको ये टॉपिक फॉर एवर के लिए क्लियर हो जाएगा। अभी जो आपका एक चार्ट है पार्लियामेंट्री कमेटीज़, अब एक बड़ा अच्छा चार्ट है, ये लोकसभा की साइट से ही है, ये वो है द फाइनेंशियल कमेटीज़ में आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हैं आपके 3, इसको हम अलग से एक वीडियो में बनाएंगे। स्टैंडिंग कमेटीज़ डीआरसी, इनको भी उनके साथ ही लेंगे। ये बेसिकली 93 के बाद डाली गई है। बहुत ही अच्छे रॉब्यूस्ट मैकेनिज्म क्रिएट किया गया कि ये हर डिपार्टमेंट, देखिए बहुत सारे आपके जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी एक कमेटी बना दी, स्टैंडिंग कमेटी। तो वो जो जैसे आपकी वोट ऑफ आपकी जैसे डिमांड होती है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, जब बजट आता है तो हर मिनिस्ट्री अपनी डिमांड भेजती है, तो उसको एनालिसिस करते हैं। आपकी जो कैकी रिपोर्ट को तो आपकी फाइनेंशियल कमेटीज डिस्कस स्टडी करती हैं। तो एक्चुअली ये जो कमेटीज हैं ये पोस्टमार्टम करती हैं, यू कैन से, कि जब जैसे आदमी मर जाता है और उसका पोस्टमार्टम होता है किस वजह से मरा। तो ऐसे ही जो आपका बजट अलोकेट किया उसका क्या प्रॉपर तरीके से जो कोई फ्लैक्सी प्रोग्राम चलाया, स्कीम चलाया गवर्नमेंट ने, वो कितनी सक्सेस रही, कितना पैसा वहाँ से, अगर कोई इलीगल तरीके से कोई डाइवर्जन किया हुआ है, तो ये सारा का सारा एक अच्छा, ताकि जो नेक्स्ट टाइम कुछ हो तो वो कमेटी अपनी सजेशन देती है और गवर्नमेंट उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती है। तो काफ़ी एक अच्छा ये मैकेनिज्म है। और मैं आपको बताऊं कि ये दूसरे कंट्रीज़, ऑलमोस्ट हर कंट्रीज में, मैंने साउथ अफ्रीका देखा, यूके देखा, यूएसए देखा, मोस्टली सभी जो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट उनमें सब में कमेटीज़ होती हैं। बल्कि अपनी हमारे यहाँ पे अच्छा है, यूके का क्या है कि जब वो हाउस सेशन में होता है तभी वो पार्लियामेंट्री काम करती हैं, लेकिन हमारे जो पार्लियामेंट्रियंस इस मामले में अच्छे हैं कि वो राउंड द ईयर ये कमेटीज अपना काम करती रहती हैं। तो इसके लिए उनका मतलब एक थम्बिंग बनता है। और आपकी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, जैसे कमेटीज ऑन रेलवे, हेल्थ, ये हम डिस्कस करेंगे। हेडोक कमेटी आ जाइए आप। हेडोक कमेटी और सेलेक्ट, देखिए सेलेक्ट कमेटी होती है कोई स्पेशल, मान लीजिए जैसे आपका जीएसटी के लिए है, एक हाउस ने उसके लिए सेलेक्ट कमेटी बना दी कि वो हाउस स्टडी करेगा वो बिल जो आपका आता है
और उसका स्टडी करके वो अपनी रिकमेंडेशन देता है। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि इनकी रिकमेंडेशन जो है सिर्फ रिकमेंडेटरी होती है, मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन बहुत अच्छा आइडियाज़ मिलते हैं। और ऐसा भी देखा गया कि काफ़ी सारे प्रोविजंस अमेंड भी किए जाते हैं अकॉर्डिंगली इन कमेटीज़ की रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे जो एडॉक कमेटीज़ हैं, तो आज हमारे यहाँ टॉपिक है एडॉक कमेटीज़ वो होती हैं जो कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं, और जैसे ही वो पर्पज़ पूरा हो जाता है तो वो डिसबैंड कर दी जाती हैं। तो एडॉक कमेटीज़ जो होती हैं, और आपकी जो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए भी की जा सकती हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है उसके लिए भी की जा सकती हैं। वैसे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के लिए तो आपकी फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं भी, लेकिन यहाँ पे हेडोक आपका कोई एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा इशू आ जाता है। देखिए ये जो बाकी कमेटीज़ हैं राउंड द ईयर काम करती रहती हैं, लेकिन ये हेडोक कमेटीज़ बेसिकली आप स्पेसिफिक कोई पर्पज़ के लिए, फॉर टाइमिंग के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए कोई रिपोर्ट चाहिए बहुत जल्दी, जैसे रेफाल का है, आपका सेबी जो आपका मार्केट स्कैम हुआ था उसमें, या बोफोर्स वाला हुआ था, तो बहुत ज़्यादा जब प्राइम मिनिस्टर्स और बहुत टॉप नॉच पे जब उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं तो तब जनरली अपोजिशन डिमांड करती है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की। और जो आपके राइट साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटीज़, रूल्स प्रिविलेजेस, सी नॉर्मल कमेटीज़ हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। तो अब आज जो हमारा ये वीडियो का टॉपिक है वो है हेडोक कमेटीज़ यानी JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़। अब इसके जो पर्पज़ हैं वो मैं ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ। इसमें आपका किसी मैटर को इंक्वायर करने के लिए, फ्रॉड हुआ है और देश के सामने लाने के लिए उस पर JPC बनाई जाती है। अब जहाँ पर क्या बात है कि जो JPC जब पब्लिक अकाउंट कमेटी है जो ऑलरेडी फाइनेंशियल आपकी रेगुलेटरीज़ को देखती है, तो फिर JPC की क्या ज़रूरत है? जब एक ऑलरेडी पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें भी लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज के मेंबर होते हैं, तो फिर JPC क्या ज़रूरत होती है? देखिए PSC एग्जामिन द केस लॉसेज इन फाइनेंशियल रेगुलेटरी, तो उनका जो ज़्यादा फोकस होता है वो फाइनेंशियल रेगुलेटरीज तक का होता है, लेकिन JPC का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड हो जाता है। जैसे इट्स एग्जामिनेशन यूजुअली लिमिटेड टू द स्क्रूटनी ऑफ द कैग रिपोर्ट्स, जो आपकी PSC वो कैग रिपोर्ट्स तक लिमिटेड रहती हैं। कमेटी एक्सप्रेस नो ओपिनियन ऑन पॉइंट्स ऑफ द जनरल पॉलिसी पे डिस्कस नहीं करती हैं, बट इट इज़ विद इन द PSC जुडिक्शन टू पॉइंट आउट वेदर देयर हैज़ बीन वेस्ट इन कैरिंग आउट दैट पॉलिसी। हाँ, ये जरूर इंडिकेट करते हैं कि ये पॉलिसी में जितना वेस्टेज हुआ है। द मैंडेट ऑफ द JPC डिपेंड्स ऑन द मोशन कॉन्स्टिट्यूटिव, तो जब एक हाउस मोशन लेके आता है कि JPC कॉन्स्टिट्यूटिव, फिर उसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है, दूसरा हाउस उसे अप्रूव करके फिर आप नेम सजेस्ट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं स्पीकर या कॉरस्पॉन्डिंग चेयरमैन जो आपके राज्यसभा में है, और फिर ये आपका ये बनता है। तो दिस नीड वो उसका JPC का स्कोप काफ़ी इनलार्ज किया जा सकता है, तो इसलिए JPC बनती है। अब JPC आपकी मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, तो आपका ये दोनों हाउसेज से बनती है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि इतना मेंबर्स वहाँ से होंगे इतने, तो मोस्टली देखा गया है कि आपके जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा से डबल होते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी मोर देन ट्वाइस होती है राज्यसभा से लोकसभा के। तो आप देखिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हैज़ 10 लोकसभा मेंबर, देन 5 मेंबर्स विल बी राज्यसभा। ये एक एग्जांपल के लिए बताने की कोशिश की। जनरली अगर कहीं 10 आपके राज्यसभा के तो 20 आपके लोकसभा के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि मैटर कितना बड़ा है। हाउ इफेक्टिव है द JPC बीन इज देयर गवर्नमेंट बाउंड बाय द रिकमेंडेशन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि JPC जो रिकमेंडेशंस हैं वो एक परसुएसिव वैल्यूज़ रखती हैं। जैसे जो लॉ के स्टूडेंट्स वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आपके जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजमेंट देता है तो एक चीज़ होती है रेशियो, यानी डिसीजन, रेशनल जो डिसीजन आया वो बाइंडिंग है। एक होता है ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा मैंडेटरी नहीं होता, वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है, इट हैज़ जस्ट मियर परसुएसिव वैल्यू। या मैं इसको दूसरे एग्जांपल से बताऊं, जैसे मान लिया एक हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, वो डिसीजन दूसरे हाई कोर्ट पे या दूसरी स्टेट पे लागू नहीं है, वो सिर्फ एक परसुएसिव वैल्यू है, तो दूसरा हाई कोर्ट उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है। इट हैज़ जस्ट यस वेटेज बट नॉट बाइंडिंग। तो ये JPC का भी हाल वही है। और इसमें JPC जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है तो फिर ये भी होता है कि JPC के ऊपर हाउस ने क्या एक्शन लिया, पार्लियामेंट ने क्या एक्शन लिया, तो JPC आपकी जो कमेटीज़ हैं आपकी वो भी रिपोर्ट करती हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट्स इन द पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट से रिप्लाई। तो जो कमेटी वो एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सबमिट करती है। तो इट मीन्स ये हर आदमी को पता लग जाता है, हर वहाँ पे हाउस को पता लग जाता है, मीडिया के थ्रू पता लग जाता है, पूरे नेशन को पता लग जाता है कि JPC ने क्या रिकमेंडेशन दी और क्या एक्सेप्टेंस की, कितना पार्शियली और टोटली रिजेक्ट हुई। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 कि JPCs कितनी बनी है। तो फर्स्ट JPC आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट JPC है ये आपकी जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे उनके इसमें बोफोर्स जो तोप परचेज किया था, तो परचेजिंग में काफ़ी इसमें किकबैक आपकी जो था वो जो दलाली का जो इशू था वो काफ़ी कुछ यहाँ पे रेज हुआ था। तो अपोजिशन ने फिर ये डिमांड की थी JPC की। आपका देखिए यहाँ पर JPC जो 1987 में जो इंस्टीट्यूटेड होती है आपकी बोफोर्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बीच में,
और वहाँ पे उस समय डिफेंस मिनिस्टर केसी पंत साहब थे लोकसभा में, वो खुद मोशन लेके आए अपोजिशन के प्रेशर में, और फिर जो एक हाउस में जैसे लोकसभा में अप्रूव हुआ तो फिर वो राज्यसभा में जाता, राज्यसभा अपने अप्रूव करके उसके जो नेम है वो नॉमिनेट करते हैं, और फिर इस तरीके से वो जेपीसी बनती है। और जेपीसी ने अपनी 1988 में, यानी ऑलमोस्ट यू कैन से 10 मंथ्स आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दी जाती है। लेकिन इससे कुछ निकला नहीं, और अपोजिशन ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट भी कर दिया था। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा कि नेक्स्ट टाइम जब कांग्रेस सरकार थी वो इलेक्शन हार गई। तो देखिए कुछ तो कुछ निकल के आता है जब कमेटीज़ बैठती हैं। एक हो सकता है कि इमीडिएट रिलीफ ना हो, लेकिन उसके लॉन्ग रन में उसकी एक इमेज, इन टर्म्स ऑफ इमेज, इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल रेपुटेशन, दैट मैटर्स ए लॉट। अब आपका जो सेकंड जो जेपीसी बनती है, ये बनती है आपकी हर्षद मेहता स्कैंडल हुआ था, एक मैसिव स्टॉक मैनिपुलेशंस। इन्होंने जैसे बैंक से लोन लेके रॉन्ग गारंटी इस तरीके से करके, और जो स्टॉक्स मार्केट का मैनिपुलेशन, फाइनली स्टॉक मार्केट क्रश हो जाता है। और ये हर्षद मेहता थे जो ये बेसिकली गुजरात से थे, और काफ़ी शार्प माइंडेड, स्कूल लेवल पे बहुत मीडियोकर टाइप थे जो मैं इनके बारे में पढ़ रहा था। और रिकमेंडेशन जेपीसी की जो है वो एक्सेप्टेड हुई नहीं यहाँ पे, और ये वेस्टेज चली गई। लेकिन इसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि जो आपका सेकंड जो इसमें सेबी का जो एक्ट आया, आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर शायद ये नहीं होता स्कैंडल तो शायद सेबी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में थी, लेकिन एक्ट की फॉर्म में नहीं आई थी, स्टैट्यूटरी फॉर्म में नहीं आई थी। तो शायद देखिए ये इसके, देखिए जब भी कोई स्कैंडल आता है और उसके अगेंस्ट कोई कमेटी बनाई जाती है, उसकी कुछ रिकमेंडेशन आती है और इमीडिएटली फिर उस पर कुछ एक्शन टेकन लिया जाता है और कुछ अच्छा चीज़ें आती हैं। और इसमें एक इन्होंने बड़ी सेंसेशनल एक न्यूज़ लगाई थी, एक बयान दिया था, जो बैग सामने आप देख सकते हैं इस पिक्स में, कि 1 करोड़ की बैग जो भर के इन्होंने, मेहता साहब ने उस समय देन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के अगेंस्ट एलिगेशन लगाए थे कि इन्होंने किसी तरीके से एक्जोनरेट हो जाएं और बच जाएं इस केस में, तो इन्होंने रिश्वत दी थी। तो ऐसा भी, तो इसमें काफ़ी हंगामा मचा था और फिर जेपीसी भी आई थी। अभी इसमें मैं बताऊँ, आपका जो सुचेता दलाल जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की कॉरेस्पॉन्डेंट थी, बेसिकली इन्होंने एक्सपोज किया था इसको स्कैम को। अब आ जाते हैं थर्ड जो जेपीसी बनी वो 2001 में बनती है। और आपकी जो ये खेतन पारेख जो साहब हैं, ये बेसिकली जो हर्षद मेहता का स्कैम अभी हमने देखा था, ये इसी के चेले थे। बेसिकली इन्हीं के अंडर ये दोनों ब्रोकर थे, और ये हर्षद मेहता वॉज सीनियर और ये केतन पारेख उनके जूनियर थे। लेकिन वही चीज़ सेम, इन्होंने भी वही चीज़ें जो स्टॉक मैनिपुलेशन किया और फाइनली स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई। और फिर उसमें कमेटी बैठाई जाती है एज यूजुअली जो होता है। तो उस कमेटी के जो जनरल त्रिपाठी उस कमेटी के चेयरमैन थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद सबमिट कर दी। और उसके बाद फिर दोबारा सेबी में फिर दोबारा से रिफॉर्म्स आते हैं, तो फ़ायदा हुआ। अब जेपीसी 4 आती है। ये बड़ा एक अलार्मिंग था आपका कि इसमें जो पेस्टिसाइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, आप देख सकते हैं कि जिन सॉफ्ट ड्रिंक्स को हम पार्टी में और बड़े नॉर्मल पीते रहते हैं, तो देखिए इनका जो पेस्टिसाइड्स लेवल कितना हाई था। और इसमें जब आपका सीएससी की रिपोर्ट आती है, स्कूल ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली की जब रिपोर्ट आती है, तो अलार्मिंग रिपोर्ट थी वो। उसमें जो आपकी एक परमिशिबल जो लिमिट थी वो आपकी the average amount of the pesticide residue found in all the samples was 11.85 पार्ट्स पर बिलियन, यानी जो एक्सेप्टेबल थी आपकी 0.5, उससे ज़्यादा 24 टाइम्स यहाँ पे मिली। और इसमें कोका कोला में तो 30 टाइम्स मिली आपके। तो यू कैन इमेजिन कि कितना जहर लोग पी रहे हैं हम सब। और इसमें जब जेपीसी बनती है तो ये पहली जेपीसी थी जो आपकी फूड से रिलेटेड थी, जो आपकी बेवरेज से रिलेटेड थी। अदरवाइज जो पहली जो अभी हम देखें वो किसी न किसी रेगुलेटरी, फाइनेंशियल रेगुलेटरी से रिलेटेड थी। तो इसमें जो आपकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग द पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट जूस एंड अदर बेवरेज एंड टू सेट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए ताकि आगे से ऐसा कुछ ना हो। तो यहाँ पे इसको, इस कमेटी को जो हेड किया, ये एनसीपी चीफ जो शरद पवार साहब थे, इन्होंने 4 में रिपोर्ट सबमिट की। सीएससी की रिपोर्ट बेसिकली देखिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाती है, उस गवर्नमेंट का ऑफिशियल सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरीज को बुलाती है, किसी को भी विटनेस के लिए, उनका ओपिनियन के लिए कोई भी फाइल मंगा सकती है। तो ये कमेटीज़ काफ़ी पावरफुल भी होती हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट ये निकलता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने तकरीबन 3 साल के बाद फिर जो नोटिफाई किए स्टैंडर्ड्स आपके फॉर द पेस्टिसाइड्स इन कार्बोनेटेड वाटर, राइट। तो अब सीएससी की जो फाइंडिंग आप देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपकी। और 5th जो जेपीसी आती है 2011 में, आप देखिए जेपीसी पे जेपीसी आनी स्टार्ट हो गई हैं।
अब फिफ्थ जो जेपीसी 2G में आती है, और उसमें जो आपकी 2011 में प्राइम मिनिस्टर से मनमोहन सिंह थे, और उनके जो यूपीए के जो अलायंस थे, अब उसमें ए राजा साहब जो आपके जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, 2G जो स्कैम होता है, और तो काफ़ी ह्यू एंड क्राई होता है, क्योंकि उस पर जो कैग का ऑडिट होता है, और उसी समय पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको स्टडी कर चुकी होती है, एक्चुअली स्टडी कर रही होती है उसमें, और जो कैग की रिपोर्ट ने जो किया वो 1,76,000 करोड़ का एक्सपोज किया, कि जिस तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इन्होंने अलॉट किया, बहुत मिनिस्क्यूल प्राइसेस पे उनको एक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ड्यू टू पॉलिटिकल पैट्रोनेज। तो यहाँ पर एक कमेटी बनती है, जेपीसी की डिमांड होती है, जेपीसी की डिमांड एक्सेप्ट कर ली जाती है प्रेशर में, और फिर यहाँ पे पीसी चाको साहब उसके कमेटी के हेड थे। और मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कमेटी में जो लोग आते हैं, जो एमपीज़ लोग डाले जाते हैं, वो उसी रेशियो से डाले जाते हैं जो रेशियो से वो पार्लियामेंट के अंदर हैं। तो ऑब्वियसली जो रूलिंग पार्टी है, तो उसके जो एमपीज़ हैं उस कमेटी में ज़्यादा होते हैं, तो वो लोग डोमिनेट करते हैं वहाँ पर भी। तो यहाँ पे 30 मेंबर्स की बनाई जाती है, 15 आपके जो 20 लोकसभा से थे और 10 आपके राज्यसभा से थे, और इसमें जो ड्यू टू प्रेशर तो 15 अपोजिशन से लिए गए, लेकिन रेशियो वही रही 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो यहाँ पे जो पैनल लेकिन पैनल के जो मेंबर थे, यानी जो अपोजिशन वाले जो लोग थे, बीजेपी के थे, दूसरी पार्टीज़ के थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये पार्टीशन, ये पार्टी इंक्लाइंड है, फिर जो ये क्योंकि एक्चुअली वो चाह रहे थे इंडिक्ट करना प्राइम मिनिस्टर को और देन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब को और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को, लेकिन उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी थी। फिर पीसी चाको साहब दोबारा से प्रेशर डाला गया, और फिर ये जेपीसी को दोबारा से रीड्राफ्ट किया गया। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस नेक्स्ट इलेक्शन हार गई, और बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है फिर 2014 में। तो आपने देखा होगा कि जेपीसी जब बैठती है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है, या तो इस तरह का कोई लॉ बनता है सेबी टाइप का, या गवर्नमेंट इलेक्शन हार जाती है वो नेक्स्ट इलेक्शन में। अभी एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक ये कटआउट लिया मैंने, जेपीसी रिपोर्ट्स ऑन 2G स्कैम अडॉप्टेड गिव्स क्लीन चिट टू द पीएम एंड चिदम्बरम। फिर चाको साहब ने रिवाइज किया था, काफ़ी हंगामा मचा था इसके बाद। और प्राइम मिनिस्टर मस्ट डिपोज 2G स्कैम से बीजेपी यशवंत सिन्हा। देखिए यशवंत सिन्हा साहब जो बीजेपी के उसमें काफ़ी सीनियर लीडर होते थे, तो ये एक लेटर लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कभी कहा था कि वो इवन पीएससी के सामने के लिए जाने के लिए भी तैयार हैं, जब पीएससी उसको स्टडी कर रही थी कैग की रिपोर्ट को। और अब जेपीसी, अब तो फिर इन्होंने कहा कि अब तो जेपीसी बन गई है, तो हम तो आप जेपीसी के सामने आ जाइए। तो यहाँ पर लेकिन वो आते नहीं हैं, क्योंकि देखिए इन कमेटीज़ में मैं आपको बता दूँ, जो जितनी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं, चाहे वो हेड ऑफ कमेटीज़ होती हैं, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं या रेगुलर टाइप कमेटीज़ हैं, कोई भी मिनिस्टर उसमें नहीं होता, क्योंकि मिनिस्टर हो जाता है एग्जीक्यूटिव का पार्ट। और तो लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को आप मिला दोगे तो फिर वो चेक एंड बैलेंसेज नहीं हो पाएंगे, और ये तकरीबन हर जगह ही अडॉप्ट होता है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आपके मिनिस्टर्स इसका पार्ट नहीं हो सकते पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, इसका रीजन मैंने बता दिया है, टू मेंटेन द डॉक्ट्रिनल सेपरेशन ऑफ पावर, टू मेंटेन द चेक एंड बैलेंसेज ऑन ईच अदर। इफ ही गेट्स इंडक्टेड इनटू द कैबिनेट कमेटी, ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द फाइंडिंग ऑफ दैट कमेटी। तो यहाँ पर इनकी डिमांड थी कि मिनिस्टर को बुलाया जाए। तो ये भी एक मैं बता दूँ कि कभी भी जो कमेटीज होती हैं इनमें मिनिस्टर्स को नहीं बुलाया जा सकता, या अगर फिर भी बुलाना है तो रिटर्न में मैक्सिमम उनकी स्टेटमेंट आ सकती है। तो इस तरीके से नहीं तो उनको बुलाया जा सकता है मैक्सिमम, वो भी स्पीकर की परमिशन के बाद ही। देखिए कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है, कोई एविडेंस लेना है, किसी को बुलाना है, अगर कोई इशू क्रॉप अप हो जाता है, तो जो फाइनल अथॉरिटी होता है इसमें स्पीकर होता है। पॉइंट टू बी नोटेड हियर। तो यहाँ पे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को फिर हेजिटेशन क्या है, ही शुड कम टू द इन फ्रंट ऑफ द जेपीसी एंड डिपोज। तो अब 6th जेपीसी आती है। अब देखिए 1 by 1 स्कैम चल रहा है, और तभी तो इतने ज़्यादा स्कैम्स बन गए कि आपकी उसमें जो गवर्नमेंट थी आपकी 9 to 14 वाली, यानी कांग्रेस वाली, तो तभी तो इलेक्शन हारे, क्योंकि इतने ज़्यादा स्कैम्स, इतने ज़्यादा ये जेपीसी बनी रिपोर्ट आई। तो अब वीवीआईपी चॉपर स्कैम जो 2013 का, देखिए ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वीवीआईपी के लिए चॉपर खरीदने का था ये कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें अभी तो फिर उसके बाद सीबीआई ने एयरफोर्स चीफ और दूसरे कुछ 10-11 उनके 3-4 फैमिली मेम्बर्स भी थे, उनको इंडक्ट किया और वो कुछ टाइम जेल में भी रह गए। अब यहाँ पर क्या है कि आपका मोशन लेके आते हैं राज्यसभा में, और फाइनली फिर उस मोशन को लोकसभा में भी अप्रूव करके, और आपका 3600 की जो डील हुई थी 12 हेलीकॉप्टर्स की, और उसमें जो किकबैक्स होता है, जो मिडिल मैन जो पैसे लेता है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो यहाँ पर 362 करोड़ का जो एलिगेशन लगा था इन एक्विजिशन वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस फ्रॉम अगस्ता वेस्टलैंड एंड रोल ऑफ द अलेज्ड मिडिलमैन इन द ट्रांजेक्शंस। और इनके उस पर ये था कि जो कांग्रेस फैमिली है इनका कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है।
जेपीसी है 10 मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा, 20 फ्रॉम द लोकसभा में। एज यूजुअल बताता हूँ आपको कि 22 मेंबर्स होते हैं लोकसभा के राज्यसभा से। अब उसमें भी वो चीज़ें तो वो भी उसके अगेंस्ट आती है और उसका रिजल्ट फिर इलेक्शन टाइम में निकलता है। अब कम टू द 7th जेपीसी, द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2015, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट सेकंड अमेंडमेंट बिल 2015 वाज रेफर्ड टू द जेपीसी अंडर द चेयरमैनशिप श्री एस अहलूवालिया। तो देखिए इसमें क्या होता क्या है कि ये मैंने राइट टू जो प्रॉपर्टी वाला मेरा वीडियो उसमें कुछ इसमें मैंने इस पर डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि उसमें कुछ सजेशन के लिए, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी बहुत कंटेंटियस इशू रहा है। देखिए सरकार की नीयत साफ हो, अच्छे से कंपनसेशन दे तो शायद फार्मर को भी दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसका एक जो मार्केट रेट है उससे काम नहीं चलता। फार्मर रिक्वायर्स मोर समथिंग कि आपके उसको 3-4 गुना उससे ज़्यादा पैसे दीजिए, उसकी कुछ नेक्स्ट 30-40 एन्युटी दीजिए ताकि एक उसकी लाइफ सिक्योर हो, उसके बच्चों की सिक्योर हो, दैट इज़ सेपरेट इशू। तो इसमें इस तरीके से उन्होंने सजेशन मांगे जो जिस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, लेकिन अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं इसमें। एक ये कमेटी ऐसी लगी मेरे को, और मेरे को कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला कि इसने रिपोर्ट सबमिट कर दी नहीं कर दी तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और जो सोर्स है प्लीज़ उसको भी कोट कीजिए ताकि मैं भी उसको पढ़ सकूँ। यहाँ पर अब यूपी का इलेक्शन आता है, यूपी के इलेक्शन में वो बिजी हो जाते हैं और अल्टीमेटली उसको मल्टीपल एक्सटेंशन मिलती गई इस कमेटी को। और अब अपोजिशन तो ये भी कह रही है कि इसको डिसबैंड ही कर दो क्योंकि इसका कोई यूटिलिटी रही नहीं, अभी इतने टाइम हो गया इसको एक्ट को लागू हुए। अब 8 जेपीसी 2016 बनती है सिटीजन अमेंडमेंट बिल। आपको पता है कि ये आपका एनआरसी, एनपीआर और ये सारे जो इशू चले हुए हैं कुछ टाइम से, और आपका स्पेशली जो एनआरसी नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप है, तो इतना ह्यू एंड क्राई हुआ तो इस पर जेपीसी डिमांड है तो अल्टीमेटली जेपीसी बन जाती है। और इसमें जो आपके देखिए 19 जुलाई को ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और यूनियन होम मिनिस्टर आई थिंक उसमें राजनाथ सिंह थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया। और फिर 12 अगस्त को नेक्स्ट डे ही ये राज्यसभा में भी इसको कंसेंट मिल जाती है। फिर जेपीसी बनती है श्री राजेंद्र अग्रवाल के चेयरमैनशिप में, वो बीजेपी के हैं तो ऑब्वियसली मेजोरिटी बीजेपी की, तो बीजेपी के मेंबर ज़्यादा होंगे और उसका जो उसका चेयरमैन भी होगा तो वो सीनियर लीडर बीजेपी का ही होगा। तो इनको 6 टाइम्स इनको एक्सटेंशन मिली और जो कमेटी है वो काफ़ी सारी जगह गई, जोधपुर, अहमदाबाद, राजकोट, मतलब कंट्री से अलग अलग पार्ट्स में मिली जहाँ जहाँ पे राइट्स वगैरह और इस तरह की डिमांड थी, और वो लोगों से मिले। लेकिन इसका अल्टीमेटली जो आउटकम था वो नील रहा। और जो स्पिरिट वो चाह रहे थे और जिसको सिटीजन देखना चाह रहे थे, और जिस पर्टिकुलर 6 जो माइनॉरिटीज़ था जिनका परसिक्यूशन हो रहा है आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, लेकिन अपोजिशन ने अपने डाइसेंट के नोट दिए, लेकिन अल्टीमेटली मेजोरिटी इनकी थी। तो इस वोट को यू कैन से उनके फेवर में सबमिट किया गया गवर्नमेंट के बिल के फेवर में, और अल्टीमेटली वो आप तो एक्टिव बन चुका है, आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्योंकि जो कमेटी ने इंडोर्स किया कि द बिल विल नॉट वायलेट द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 25 द कॉन्स्टिट्यूशन विल स्टैंड जुडिशियल स्क्रूटिनी एंड वायर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है अभी, ये क्या आर्टिकल 14 और 25 का वायलेशन करता है रिलीजन बेस पे? आपका क्या ओपिनियन, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना, टू बी ऑन फेयर साइड। अब यहाँ पे देखिए नो केस फॉर जेपीसी, और रफाल पे भी डिमांड होती है, लेकिन रफाल पे जेपीसी की जो है डिमांड वो एक्सेप्ट नहीं करती है। देखिए कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट है वो बहुत लेट एक्सेप्ट करती है इस तरह की, वो जेपीसी नहीं बनाना चाहती, क्योंकि जेपीसी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ। तो वो अभी फिर कांग्रेस पार्टी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, और वो अभी कह रहे हैं कि अभी इट इज़ अ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड वी विल नॉट इंटरफेयर एंड इट वुड बी प्रीमेच्योर। तो इस तरीके से फिर जेटली साहब ने भी कहा कि जेपीसी की डिमांड किया जब सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको रिफ्यूज़ कर दिया है इस मैटर पे, कोई इरेगुलरिटी हमें लगती नहीं ऑन द फेस ऑफ इट, तो इसको नहीं माना था। अब यहाँ पर देखिए व्हाट आर द पावर्स ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़। ये आपके दे कैन कलेक्ट द ऑरल एंड रिटन एविडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, किसी को बुला सकते हैं। और जनरली ऐसा देखा गया, जब मैं देख रहा था कि जो ऑफिसर्स वगैरह सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी थोड़ा हेजिटेट करते हैं पार्लियामेंट्री जो भी कमेटीज़ हैं, जेपीसी हैं, दूसरी कमेटीज़ के साथ, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ें फिर अब पार्लियामेंट में जाएंगी, पार्लियामेंट के सामने फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट होगी, तो पिक्चर कम्स टू द एट द हाईएस्ट लेवल। तो यहाँ पर इनका नॉर्मली जो मिनिस्टर्स मैं बता चुका हूँ कि एविडेंसेस के लिए नहीं बुलाया जाता, हाँ डिमांड चलती रहती है, लेकिन एक बार अगर ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया तो फिर हर बार जब भी ऐसी जेपीसी कमें होंगी या दूसरी भी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज होंगी, दे विल स्टार्ट एंड हरासिंग द मिनिस्टर्स ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। तो जेपीसी कैन इंस्पेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद इंक्वायरी, प्लीज़ गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स, और वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ को भी इंक्वायरी के लिए बुलाया जा सकता है। और स्पीकर जब अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी को बुलाना है कॉलिंग के लिए एविडेंस के लिए, कोई नहीं आ रहा है, तो वो भी आपका ब्रीच ऑफ आपका प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच होगा, और इस पे जो स्पीकर है वो फाइनल डिसीजन लेंगे। अब
कैन द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी समन्स द मिनिस्टर्स, ये मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ. नो एक्सेप्ट द परमिशन गिवन बाय द स्पीकर. अभी इस पर कोई लॉ नहीं है, इस पर एक जस्ट पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है. अगर स्पीकर ऐसा कर दें कि स्पीकर अलाउ कर दें, क्योंकि ही इज़ द बेसिकली स्पोक्स पर्सन ऑफ द लोकसभा. मैंने जब पीछे अभी लोकसभा का जो वीडियो डाला था उसमें आई स्पोकन अ लॉट अबाउट द स्पीकर. तो जॉइंट, जैसे इन जॉइंट कमेटी स्टॉक मार्केट स्कैम आपके मैटर्स रिलेटिंग देयर टू स्पेसिफिक रिक्वेस्ट वाज मेड टू द स्पीकर. अब उसमें स्पीकर से रिक्वेस्ट कर लोकसभा by chairman JPC on 20th May 2020 for permitting committee to call for the written information. तो मैंने बताया कि फाइनेंस और एक्सटर्नल अफेयर को तो बोला कि रिटर्न के लिए स्टेटमेंट दिया, लेकिन ये भी आपका स्पीकर के थ्रू हुआ. और ये एक आपका 2002 में जैसे एक्सटर्नल अफेयर जो यशवंत सिन्हा थे, फॉर्मर जो फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, पी चिदम्बरम साहब, डॉक्टर टेस्टिफाइड बिफोर द कमेटी. यहाँ पे ये जो आप ये प्लीज़ ये देखना, द स्पीकर अकॉर्डेड नेसेसरी परमिशन द 1 जून 2002. कंसिक्वेंटली द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्री जसवंत सिंह, मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर श्री यशवंत सिन्हा एंड द फॉर्मर फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स पी चिदम्बरम एंड डॉक्टर मनोज रिस्पेक्टिवली टेस्टिफाइड बिफोर द कमेटी. ये आपकी यहाँ पे 2002 में बेसिकली दे टेस्टिफाइड थ्रू द डॉक्यूमेंट्स. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक कुछ फ़ायदा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ. फिर भी आपके जो डाउट्स हैं, आपके वैसे भी फेयर कमेंट्स हैं कि जैसे आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट है वो क्या रिलीजन बेस पे सेकुलरिज्म प्रिंसिपल को वायलेट करता है, और सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रोपोनेंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस जजमेंट्स. तो ये आपके जो भी व्यूज़ हैं प्लीज़ उस पर डिस्कस कीजिए, उस पर लिखिए, सो दैट एक दूसरे से हम शेयर कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा. थैंक यू. जय हिंद.